Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back, dear students at Aspire Group of College Shakagar. Today our discussion topic is ionization energy. बच्चों, जो हम एक वीक से तकरीबन पढ़ते आ रहे हैं, जब से हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, और जितने टॉपिक आज तक आपने पढ़े हैं, ये सारे के सारे आप पहले मैट्रिक में पढ़ के आ चुके हैं 9th क्लास में। तो ये वही पहले वाली चीज़ें हैं, इसको अच्छे से समझना है और इसको थोड़ा सा हमने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो वही है जो पहले आप पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन थोड़ी इसमें डिटेल दी हुई है। बाकी सारा कुछ वही है जो आप पीछे पढ़ के आए हैं। तो पहले देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो रिक्वायर्ड होती है किसी एटम या किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी फिर क्या हुई है कि किसी एटम के, यानी कि फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक एटम है, ये जो इलेक्ट्रॉन इसके रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस सेंटर में। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये कब निकालने हैं? जब वो गैशियस फॉर्म में होंगे या गैशियस स्टेट में होंगे वो वाले एलिमेंट या एटम। तो आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन फिर क्या हुई? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्राम इट्स गैशियस एटम टू फॉर्म एन आयन। इसको हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद इसका एक नाम और है, आयनाइजेशन एनर्जी इज़ आल्सो नोन एज आयनाइजेशन पोटेंशियल। यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी का दूसरा नाम क्या है? इसको हम आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कह सकते हैं। इसके यूनिट की बात करें तो इसके यूनिट है किलो जूल पर मोल। क्या यूनिट है इसके? किलो जूल पर मोल। या इसका एक यूनिट और भी है जिसको हम इलेक्ट्रॉन या ईवी के नाम से ज़ाहिर करते हैं। ईवी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स भी कह सकते हैं या सिंपली ईवी भी कह सकते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल के यूनिट फिर क्या हुए? किलो जूल पर मोल या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। सपोज करें हमारे पास मैग्नीशियम है, अब इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो जितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसके ऊपर उतने ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। पहले मैग्नीशियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसी वक्त इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया है। और उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी की अमाउंट रिक्वायर है? 738, यानी कि 738 किलो जूल पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी जब हम उस एटम के वैलेंस शेल पे लगाएंगे तो उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन को इजीली वहाँ से रिमूव करवा सकते हैं। अब जितनी एनर्जी हमने लगाई इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स की कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू को डिस्टर्ब कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट डाउन द फैक्टर विच अफेक्ट द आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ बच्चों 4 फैक्टर्स हैं। देयर आर 4 फैक्टर्स विच मे हैव द इफेक्ट ऑन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट। द फर्स्ट वन इज़ atomic radius of an atom. Atomic radius, increase in atomic radius decrease the ionization energy. इसका क्या मतलब है? यानी increase in atomic radius, atomic radius ज़्यादा करने से, बढ़ाने से उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। यानी अगर हम बात करें एक वो वाला एलिमेंट जिसका अटामिक नंबर कम है और उसका जो साइज़ है वो भी छोटा है, साइज छोटा होगा तो अटामिक रेडियस ऑटोमेटिकली छोटा होगा। और एक वो वाला एलिमेंट है जिसका अटामिक नंबर ज़्यादा है, साइज़ ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है? उसका रेडियस भी ज़्यादा होगा। तो दोनों की
जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो भी डिफरेंट होगी। तो जो छोटा रेडियस है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, और जो रेडियस बड़ा है जिसका साइज़ ज़्यादा है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम होगी। इसकी वजह क्या है बच्चों? जितना साइज़ बड़ा होगा न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन उतनी दूर चले जाएंगे। जितनी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूरी पे जाएंगे उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उतनी ही वीक होती जाएंगी। जितनी वीक होती जाएंगी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा रेडियस की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो मतलब साइज़ बड़ा होने से आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। उसके बाद हम दूसरे फैक्टर की बात करते हैं जो कि शील्डिंग इफेक्ट है। तो वही बात पहले वाली कि जब हम साइज़ को बड़ा कर दें यानी एटॉमिक रेडियस बढ़ा दें तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान इनर शेल बढ़ जाएंगे। इनर शेल बढ़ जाएंगे तो न्यूक्लियस की ग्रिप इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम हो जाएगी, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। तो साइज़ बड़ा होने से शील्डिंग इफेक्ट बड़ा होता है, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, तो शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। उसके बाद थर्ड पॉइंट की बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज। अगर तो बच्चों न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर ज़्यादा हुआ तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ मजबूती के साथ खींचेगा, यानी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस ने उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बड़ी मजबूती के साथ खींचा हुआ है, और उसको अगर आपने रिलीज़ करवाना, वहाँ से रिमूव करवाना है, तो उसके लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा चाहिए। यानी कि फिर जो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अगर न्यूक्लियर चार्ज कम हुआ तो आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट है नेचर ऑफ ऑर्बिटल। यानी कि अगर हम SPDF ऑर्बिटल्स की बात करें तो उसके लिहाज से किस तरह आयनाइजेशन एनर्जी कम या ज़्यादा हो सकती है। अगर हम S ऑर्बिटल की बात करें तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो साइज़ है वो बहुत छोटा होता है। इसका साइज़ बहुत छोटा है, जिसकी वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस की ग्रिप इलेक्ट्रॉन के ऊपर मजबूत होगी। अगर हम F या D या P की बात करें, S D P F ये सारे के सारे क्या हैं? ये ऑर्बिटल हैं। अगर S की बात करें तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। अगर हम P की, D की और F की बात करें उसका साइज़ बड़ा है। तो साइज़ बड़ा होने की वजह से, जो साइज़ बड़ा है इसका मतलब क्या है? न्यूक्लियस की ग्रिप इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही आसान होगा। तो F से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही आसान होगा। तो अगर हम इसका ऑर्डर देखें तो सबसे पहले जो S है इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, उसके बाद P में से निकालना और आसान हो जाएगा, D से निकालना आसान हो जाएगा, और F से निकालना सबसे आसान हो जाएगा। यानी कि सबसे ज़्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो किसकी होगी? S की, क्योंकि इसका जो साइज़ है वो बहुत ही छोटा है। ये थे 4 फैक्टर जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके ट्रेंड की या इसके वेरिएशंस की, कि ग्रुप में या पीरियड में इसकी वेरिएशंस कैसे इंक्लूड है। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप में। ग्रुप में बात करें वेरिएशन की तो ये डिक्रीज़ होती है। इसका मतलब क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में डिक्रीज़ हो रही है, कम। क्यों कम हो रही है? लिखा हुआ है कि ड्यू टू इंक्रीज़ द नंबर ऑफ शेल। अगर हम ग्रुप में बात करें ऊपर से नीचे की तरफ, टॉप टू बॉटम, तो पहले भी बात कर चुके हैं। पहले का जो साइज़ है वो छोटा है, उसके आगे जो एलिमेंट आएगा उसका साइज़ इससे बड़ा होगा, नेक्स्ट वाले का और बड़ा होगा, और इससे नेक्स्ट वाले का और बड़ा होगा। तो जूँ हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। तो साइज़ इंक्रीज़ का मतलब क्या है? कि न्यूक्लियस की ग्रिप आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम हो रही है। जब वीक हो जाएगी तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही आसान होगा, ईजी होगा। तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज़ होगी, और इस वजह से उसका जो शील्डिंग इफ़ेक्ट है वो भी ज़्यादा होगा। तो शील्डिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा का मतलब क्या है? इनके दरमियान जो शेल हैं वो इंक्रीज़ होते जाएंगे। इनर शेल इंक्रीज़ होने की वजह से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की जो पुल है वो भी वीक हो जाएगी। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती है। अगर हम बात करें पीरियड में, तो पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है।
क्यों इंक्रीज़ होती है? क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता जाता है। जब न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर पुल इंक्रीज़ हो जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ उतनी ही मजबूती के साथ खींचेगा, जिसकी वजह से साइज़ छोटा हो जाएगा। साइज़ छोटा होने की वजह से न्यूक्लियस की ग्रिप इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकालना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो जब हम पीरियड में इसकी बात करेंगे तो फिर क्या कहेंगे, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके हायर आयनाइजेशन एनर्जी की। हायर आयनाइजेशन एनर्जी में हमने क्या डिस्कशन करनी है? तो बात करें इसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये क्या, इसका मतलब क्या है, क्या सीन है यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी का? तो बच्चों अगर किसी एलिमेंट या एटम के वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो उसके लिए जितनी एनर्जी लगेगी, जितनी एनर्जी रिक्वायर है, उसको हम कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। यानी कि यहाँ से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है। द रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन वैलेंस शेल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अगर दो इलेक्ट्रॉन निकालें या दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालें तो उसको हम कहेंगे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। अगर हम इसी तरह थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन करना चाहें तो थर्ड इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो हम अगर इसकी बात करें ऑर्डर की कि कौन सी एनर्जी ज़्यादा होती है और कौन सी कम है, अब इससे पहले मैं आपको एक डायग्राम की मदद से ये ऑर्डर समझाने की कोशिश करूँगा। फ़र्ज़ करें आपके पास ये एक एलिमेंट है, तो यहाँ इसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 3 इलेक्ट्रॉन, फ़र्ज़ करें आपके पास यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस अब इन 3 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो अगर हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा लें, उसके लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम कहेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब फ़र्ज़ करें हमारे पास सपोज़ हमारे पास ये मैग्नीशियम का एलिमेंट है या उसका ये न्यूक्लियस है हमारे पास। अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है, इसको हम कहेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। और इसके लिए जो एनर्जी की वैल्यू निकली है वो है +738 किलो जूल पर मोल। अब न्यूक्लियस पहले 3 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा था। जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो अब पीछे कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं अब पीछे, अब न्यूक्लियस की ग्रिप पहले से मजबूत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले एक ही न्यूक्लियस 3 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा था। अब एक न्यूक्लियस पुल वही है लेकिन अब 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर होगी, लेकिन अब पहले से ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाएगी। यानी कि जब 3 इलेक्ट्रॉन थे तो न्यूक्लियस इसको इतनी मजबूती के साथ नहीं था खींच रहा। जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन जो और तीसरा इलेक्ट्रॉन, जो 2 पीछे इलेक्ट्रॉन बच गए, इसके ऊपर न्यूक्लियस की ग्रिप स्ट्रांग हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करवा लें, फ़र्ज़ करें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और निकल गया है, जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उसको हम कहेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए यहाँ से, इसको क्या कहेंगे? इट इज़ अ सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। अब न्यूक्लियस की पुल सबसे ज़्यादा एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होगी। पहले एक ही बंदा 3 बंदों को अपनी तरफ खींच रहा था, जिस तरह रस्साकशी का मुकाबला हो, एक तरफ एक बंदा हो, दूसरी तरफ 3 बंदे हों। अगर उसमें से 2 को कहा जाए कि आप रेस्ट करें, अब दोनों का मुकाबला होगा, एक एक दोनों साइड पे एक एक होगा। अब वो जो एक बंदा पहले खींच रहा था 3 को, अब उसकी पुल 3 की बजाय 1 के ऊपर ज़्यादा मजबूती के साथ होगी। पुल वही है लेकिन अब खींचे जाने वाले एक ही हैं, तो अब उसकी पावर उसके ऊपर सारी लग रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गया है, अब इसको निकालना पहले से मौजूद 2 को निकालने से ज़्यादा मुश्किल है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला था तो उसके लिए एनर्जी हमारे पास आई थी 738 किलो जूल पर मोल। अगर हमने इसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है मैग्नीशियम में से, तो इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है 1450 किलो जूल, यानी 1450 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है इसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अगर इसमें से थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसके लिए जो एनर्जी की वैल्यू है वो है 7730
यानी कि 7730 किलो जूल पर मोल इतनी एनर्जी रिक्वायर होगी वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए। अब देखें, एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो एक पॉजिटिव चार्ज, दो निकाले तो दो पॉजिटिव, तीन निकाले तो तीन पॉजिटिव। सबसे ज़्यादा वैल्यू ज़्यादा किसकी आ रही है? थर्ड वाले की, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन एंड पे रह गया था, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल है, तो उसकी एनर्जी की वैल्यू भी सबसे ज़्यादा है। तो फिर हम इसका ऑर्डर कह सकते हैं कि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी और सबसे कम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ये पेपर में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ ग्रेटर दैन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसका आपने यही बताना है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है न्यूक्लियस के ऊपर, जिसकी वजह से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ मजबूती के साथ खींचता है, तो वहाँ से वह इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, सेकंड ज़्यादा होती है, थर्ड सबसे ज़्यादा होती है। तो ये थी आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से हम कौन कौन सी चीज़ों का जो इसके बारे में हम या आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं या इंडिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इंडिकेशन ऑफ अ मेटालिक करैक्टर। आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू से हम मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड के बारे में पढ़ सकते हैं या ये शनाख्त कर सकते हैं कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर किसी एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी कम हुई तो वो आपके पास मेटल होगी। अगर उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हुई, बहुत ज़्यादा हुई, तो उसको हम कहेंगे ये नॉन मेटल है। अगर उसकी एनर्जी दोनों के इंटरमीडिएट हो, दोनों के बिटवीन लाई कर रही, तो उसको हम कहेंगे मेटलाइट्स। मेटलाइट क्या होते हैं? वो वाली चीज़, वो सब्सटेंस, वो वाले एलिमेंट जिनके अंदर मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और नॉन मेटल्स की। तो इससे पता क्या चला कि आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से हम किसी भी जो मेटेलिक करैक्टर की पहचान कर सकते हैं, यानी कि ये आया कि ये मेटल है, नॉन मेटल है या फिर मेटलाइड है। सेकंड एप्लीकेशन है या इसका जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि हम किसी एटम के वैलेंस शेल में मौजूद वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद को भी जान सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इससे हमें, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसका मतलब क्या है कि उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन था। अगर हम दो इलेक्ट्रॉन निकालें तो उसका मतलब है उसके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन थे। अगर तीन निकालेंगे तो उसके वैलेंस शेल में तीन इलेक्ट्रॉन थे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू से हमें पता चलेगा कि किस एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर हम यही बात करें कि मैग्नीशियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 738 थी और जो मैग्नीशियम की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो 1450 थी और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी 7730 किलो जूल पर मोल थी। तो मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में फिर कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 3 इलेक्ट्रॉन हुए। इससे हम पता चला सकते हैं कि किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। थर्ड वाला पॉइंट है नेचर ऑफ कंपाउंड, यानी किसी भी कंपाउंड की नेचर के बारे में बता सकते हैं कि इसकी नेचर किस तरह की है। तो अगर हम इसमें लो आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन आयनिक कंपाउंड होंगे, यानी उनके दरमियान जो मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्ड बना होगा वो आयनिक होगा। तो अगर तो लो आयोनाइजेशन एनर्जी हुई तो उसको हम कहेंगे कि ये आयनिक कंपाउंड है। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा हुई तो उसको हम कहेंगे कि ये कोवलेंट कंपाउंड है। इसमें हम 3 पॉइंट्स की डिस्कशन कर चुके हैं। पहला पॉइंट था हमारे पास इंडिकेशन ऑफ मेटालिक करैक्टर, दूसरा पॉइंट था इंडिकेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तीसरा पॉइंट था हमारे पास नेचर ऑफ कंपाउंड। नेचर ऑफ कंपाउंड में हमने ये बात की है कि लो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी तो उसके दरमियान आयोनिक कंपाउंड होंगे। अगर उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हुई या ऐसे कह लें कि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो से ज़्यादा हुई, यहाँ फिर आप इंटरमीडिएट का वर्ड भी लगा सकते हैं। अगर किसी एलिमेंट की एनर्जी या आयोनाइजेशन एनर्जी इंटरमीडिएट हुई तो वो कंपाउंड कोवलेंट कंपाउंड होंगे। और लास्ट वाला पॉइंट है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ एटम, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी की मदद से हम किसी भी एटम, किसी भी एलिमेंट की स्टेबिलिटी को भी चेक कर सकते हैं। अगर तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू उसकी हाई हुई, ज़्यादा हुई, तो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। बात दोबारा कहने लगा हूँ, अगर किसी एलिमेंट
या किसी भी एटम की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा हुई तो उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड टू स्टेबिलिटी। किसी भी एलिमेंट, किसी भी एटम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होने से उसकी जो स्टेबिलिटी है वो भी ज़्यादा होती है। अगर उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम हुई तो स्टेबिलिटी भी कम होगी। अगर हम इसकी एग्जांपल देखना चाहें तो नोबल गैसेस हैं, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इससे हमें पता चलता है कि दे आर मोर स्टेबल। तो ये था हमारा बच्चों आज का टॉपिक। आई रियली विश यू पीपल गेट समथिंग फ्रॉम हियर एंड थैंक यू फॉर दिस टाइम।